हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। एंड इसमें देखेंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने हमें कंक्लूसिवली नहीं बताया कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले एक बार हमें देखना पड़ेगा केमिकली हमारे मेटल एंड नॉन मेटल कैसे होते हैं। तो केमिकली देखने के लिए हमें सबसे अच्छा जो तरीका रहता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का, ये केमिकली मेटल्स हमारे कैसे बिहेव करते हैं। तो लेट्स से ये वाले मेटल हमारे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो हमारे कैसे बिहेव करते हैं। लिथियम हमेशा चाहेगा इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ बन जाए। सोडियम भी यही चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनना चाहता है। पोटेशियम भी K+ लूज बनना चाहता है। सिमिलरली Mg भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बनाना चाहता है। कैल्शियम भी हमारा Ca+2 बनाना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये वाले जो हमारे बीच में इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। Mn आपका Mn+2 बनाएगा, Fe भी आपको पता है Fe+2 बनाएगा या +3 बनाएगा। आपका कॉपर भी +2 बनाता था, जिंक भी आपका Zn+2 बनाता है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एल्यूमिनियम 3 लूज करके एल्यूमिनियम +3 बनाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की इन जनरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो मेटल्स की जो मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, अ मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कैटायन। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनना चाहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी से मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज ये कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये उनकी काइंड ऑफ केमिकल बिहेवियर इस टाइप का शो करते हैं ये। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इनसे उल्टा करते हैं। नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऑक्सीजन मेरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- बनाएगा ताकि नियॉन वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। F मेरा F- बनाता है, Cl मेरा Cl- बनाता है, Br- बनाता है। आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो नॉन मेटल्स की इन जनरल मेरी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दीज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, अब मेटल्स में आते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है और हम कहेंगे कि सबकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी वो सेम नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल आप सोडियम एंड पोटेशियम की बात करो तो किसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, उस पर एक बार बात करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सोडियम के पास एक अपना ये न्यूक्लियस है और उसके बाद 1, 2 और 3 शेल हैं और थर्ड शेल में उसका वो एक इलेक्ट्रॉन है जो उसको लूज करना है। दिस इज सोडियम। अगर पोटेशियम की बात करें, उसका न्यूक्लियस है एंड 1, 2, 3 एंड उसके बाद टोटल 4th शेल है क्योंकि 4th पीरियड में उसको ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना है। आपके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कौन बैठता है? आपके प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो न्यूक्लियस आपको होल्ड करके बैठता है आपके इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस पर अट्रैक्शन का फोर्स उतना कम लग रहा होगा और जितना अट्रैक्शन का फोर्स कम लग रहा होगा उसको लूज करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ से ईजिली कह सकते हैं कि पोटेशियम को K को K+ बनाना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू सोडियम को Na+ बनाना, बिकॉज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका लूजली हेल्ड है यहाँ पे। तो दैट्स वाई वी कैन से पोटेशियम इज मोर मेटेलिक देन सोडियम। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिएक्ट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके करते हैं। तो पोटेशियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं इस ग्रुप में, आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आपका सीजियम जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फ्रेंजियम की बात हम नहीं करते हैं बिकॉज फ्रेंजियम हमारा जो होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, एग्जिस्ट करता है, डिके कर जाता है बहुत जल्दी। तो सीजियम हमारा नेचुरली अकरिंग मेटल है और ये हाईएस्ट मोस्ट मेटेलिक मेटल हमारा हो जाएगा बिकॉज जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम।
फिर हम लेट से कंपेयर करते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम में, ये दोनों भी मेटल है। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करके देखें कि कौन सा ज़्यादा मेटेलिक है। सोडियम को लूज करना पड़ रहा है बस 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को लूज करने पड़ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। साइज इनका दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, बिकॉज दोनों के पास 3-3 शेल हैं, तो साइज सेम है। सोडियम को बस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को 2 लूज करने पड़ेंगे। दैट्स वाई सोडियम के लिए ज़्यादा ईजी Na+ बनाना एज कंपेयर टू Mg को Mg2+ बनाने के। दैट्स वाई वी विल से कि सोडियम जो है वो ज़्यादा मेटेलिक है मैग्नीशियम के। तो जैसे जैसे हम यहाँ से राइट साइड में जाते जाएंगे, ठीक है, इस साइड मूव करते जाएंगे, तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर गिरता जा रहा है। सोडियम ज़्यादा मेटेलिक है, ये थोड़ा कम है। एल्यूमिनियम को 3 लूज करने पड़ रहे हैं और कम मेटेलिक हो गया। इससे अगला सिलिकॉन तो मेटलॉइड बन गया, इसके आगे और चले जाएंगे तो नॉन मेटल बन गए। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका कम हो गया और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस साइड जाते जाते बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना टफ होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया हमारा कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। फिर अभी ठीक है, ये वाले तो इजीली हो गए हम पे कि ओके, सिमिलरली कैल्शियम भी, ये पोटेशियम हमारा मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम होगा। बट फिर दिक्कत आ जाती है मेरी इन वाले में कि लेट से मुझे इनके बारे में पता करना है कि आयरन हो गया मेरा, कॉपर हो गया एंड जिंक हो गया, कि इनके बीच में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा मेटेलिक है या कौन ज़्यादा ईजिली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ का रब करते हैं एक बार ऊपर वाला है थोड़ा, और इनको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं कि इनमें से कौन मेटेलिक होगा। तो याद है आपने फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CuSO4 + Fe। ये ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती थी मेरी, और इसमें फिर क्या हो जाता था, FeSO4 बन जाता था ग्रीन कलर का, मेरा सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता था और कॉपर नीचे सेटल डाउन हो जाता था, प्रेसिपिटेट बन जाता था। एंड इसमें हम बाय डेफिनेशन क्या कहते थे, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन से एस्टेब्लिश करा लिया कि योर Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली मैं अगर जिंक के साथ करवा देता तो मुझे ये भी पता लग जाता कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो हमें अपने ये इंट्यूशन यूज करके अपना बेसिक यहाँ पे जैसे ये सोडियम और पोटेशियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के और इनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख के, जिनमें डाउट हुआ उनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक कर लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। एंड इसका यूज़ करते हुए हमें बेसिकली एक सीरीज़ पता लग जाएगी विच इज़ कॉल्ड एज अ रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हम पता लगाने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज। अभी अभी हमने देखा ये मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एज दे रिएक्ट बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। द ईजियर इट इज फॉर अ मेटल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर रिएक्टिव इट इज। जितनी आराम से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन यहाँ आ गई। Reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities या decreasing reactivities. This series has been developed by using displacement reactions where a more reactive metal displaces the other from its salt. तो ये बहुत सारी displacement reaction करवा के हमें पता लग गया कि reactivity series of metals क्या है, and we made this reactivity series of metal. हमने देखा कि हमारा पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव है। अब आप कहोगे सर इसमें सारे मेटल तो हमने नहीं किए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे मोस्ट कॉमनली यूज मेटल रहते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमने उन्हीं को अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में डाला हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो पोटेशियम हमारा हाईली रिएक्टिव है एंड पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था, एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर हमारा कैल्शियम का नंबर आ जाता है जो थोड़ा इनसे कम रिएक्टिव है बिकॉज इसको Ca+2 बनाना पड़ता है। सिमिलरली Mg कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव होगा। एल्यूमिनियम और कम होगा बिकॉज एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये आपके हाई रिएक्टिविटी वाले हैं थोड़े। फिर उसके बाद जिंक का नंबर आता है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये आपकी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हो गए। ये वाले हो गए आपके हाई रिएक्टिविटी वाले, ये हो गए आपके मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले। देन हमने यहाँ पे डाला हुआ हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को हाईलाइट भी कर रखा है बिकॉज हाइड्रोजन हमें पता है मेटल है नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में कर क्या रहा है, वेल हाइड्रोजन इज यूज जस्ट फॉर रेफरेंस।
ये रेफरेंस के लिए है। रेफरेंस के लिए क्यों है? क्योंकि हमारा जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल्स हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी। मेटल्स हमारे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें आयरन का पता है पानी में रस्ट कर जाता है वो। तो वहाँ पे दोनों में क्या होता है, इसकी एक्चुअल में रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रही है। दैट्स वाई हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस के लिए रखते हैं, ताकि ये देख लें कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, और कौन से मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ये आगे हमें देखने को और मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारे बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं। और हमारे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको तो हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस जैसे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो हमारे सिल्वर एंड गोल्ड भी ऑलमोस्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नेचर में भी ये फ्री फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो दीज आर नोबल मेटल्स, नोबिलिटी प्राप्त कर ली इन्होंने। दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, दे आर नोबल, दे डोंट रिएक्ट विद द वर्ल्ड एनी मोर। तो ये हमारी होगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन किस टाइप का आ जाता है? क्वेश्चन से पहले हम रिएक्शन देखेंगे। तो ये होगी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले थे हमने बेसिकली थोड़ा सा उसके मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखी। नाउ वी विल स्टार्ट सीइंग द रिएक्शंस। सबसे पहले ये मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CaO बना लेगा। आपने सबसे पहली जो रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, ये Na2O बना लेगा। जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी हमने चैप्टर 1 में, आपके NCERT की सबसे पहली है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते थे, MgO बनाता था। तो सिंपली आपके जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। बट अभी हम देखेंगे इन रिएक्शन में वेरिएशन है काफ़ी सारी। आपका सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है, इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली विद O2, बिकॉज ये दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं आपके, और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे कैच फायर, इनमें आग लग जाती है पूरा बहुत जल्दी से। एंड दैट्स वाई दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। तो इन फायर से बचाने के लिए उनको केरोसिन ऑयल के अंदर डाल देते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में रहेगी या एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन रहती है, इसलिए आपने ऑयल के अंदर डाल दिया। ऑयल के साथ ही रिएक्ट नहीं करने वाला केरोसिन ऑयल के साथ, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि वाई इज सोडियम एंड पोटेशियम इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली विद O2 एंड कैच फायर। आंसर यहीं पे इसी लाइन में। देन सेकेंड हम देखते हैं कि हमने जैसे मैग्नीशियम में देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम प्लस O2 वाली जो हम करवा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैग्नीशियम को पहले हमने सैंड पेपर से घिसा था, बिकॉज हमने कहा था कि मैग्नीशियम का जो मेटल होता है, मैग्नीशियम के ऊपर MgO की लेयर बन जाती है। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ MgO विच इज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, और ये अंदर वाला जो मैग्नीशियम है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। That's why the surfaces of metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin protective layer of oxide which prevents the metal from further oxidation. तो ये हमारे जो मेटल हैं, इनका जो मेटल ऑक्साइड होता है, इनका मेटल ऑक्साइड प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। एक बार अगर इनके ऊपर बन जाए ये, तो अंदर वाला रिएक्ट नहीं करता है। आपने जिंक रखा हुआ है, जिंक एक बार यहाँ पे जिंक बन गया तो अंदर वाला रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम के साथ भी यही होता है। एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम के ऊपर एक बार ऑक्सीजन चढ़ गया, Al2O3 बन गया यहाँ पे, Al2O3, तो आपका फर्दर रिएक्ट नहीं करता। एंड इसका हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स का, जैसे एल्यूमिनियम है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए जानबूझ के हम Al2O3 की लेयर उसके ऊपर चढ़वा देते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कोरोजन के अंदर, टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर आएगा फिर से। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर मैंने बताया था कि काफ़ी कम रिएक्टिव है, ठीक है, Fe मॉडरेट रिएक्टिव है, कॉपर तो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है। ये बर्न नहीं करेंगे हीटिंग पे। मैग्नीशियम रिबन आपका बर्न करता था बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन है इनकी, तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो आयरन को अगर आप आग लगाओगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू कैच फायर। बट अगर आप आयरन फिलिंग, जो छोटी छोटी आयरन फिलिंग को अगर उनको डालोगे आग के अंदर, हॉट फ्लेम्स के अंदर, तो दे विल बर्न विगरसली, बिकॉज रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ गया।
सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया में रिएक्शन हो रही है, दैट्स वाई आयरन वहाँ पे कैच कर लेता है फायर को। बट कॉपर अभी भी आग को नहीं पकड़ेगा बिकॉज कॉपर आयरन से भी बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है। एंड दैट्स वाई हॉट कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO की एक लेयर बना लेता है विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो पुराने ज़माने में जब वो तांबे के बर्तन होते थे उनमें हम खाना बनाते थे तो कॉपर हॉट हो जाता था और हीट की वजह से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो काला हो जाता था। इसलिए हम लोहे का वो रखते थे उसका साफ करने का और उससे उसको घिसते रहते थे एंड तब जाके वो शाइन करता था दोबारा से। तो कॉपर फॉर्म्स दिस कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड हमारे इतने कम रिएक्टिव हैं कि वो ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। कॉपर तो सिल्वर एंड गोल्ड की रिएक्शन नहीं होने वाली। तो है तो ये सिंपल सी रिएक्शन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड, बट उसमें इंटेंसिटी सबकी डिफरेंट होने वाली है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। ज़्यादा रिएक्टिव वाले ज़्यादा विग्रसली करेंगे, कम रिएक्टिव जो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव वो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स। चैप्टर 2 में देखा था हमने एसिड एंड बेसिस के अंदर कि दीज मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, पढ़ा था मैंने कि दीज आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दीज मेटल ऑक्साइड दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता था, CaO प्लस HCl हम करते थे, हमारा बना लेता था CaCl2 प्लस वाटर। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इट्स वाई वी सेड कि दीज आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इन रिएक्शन विद एसिड। Al2O3 प्लस HCl gives out AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बट सम मेटल ऑक्साइड्स ऑल्सो शो एसिडिक नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखाएगा? आपका मेटल ऑक्साइड होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। और देखो यही होने वाला है अभी। तो आपका जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसी टाइप के ऑक्साइड हैं जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाय अ स्पेशल टर्म कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक वर्ड वहां से याद करो, एम्फीबियन होते हैं ना, एम्फीबियन जैसे आपने पढ़ा, एम्फीबियन पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, दोनों साइड के कैरेक्टर शो करते हैं। तो एम्फोटेरिक भी उसी टाइप के ऑक्साइड है जो दोनों टाइप का नेचर शो कर रहे हैं। ये देखो Al2O3 यहाँ पे हमारा बेसिक नेचर भी शो कर रहा था एसिड का रिएक्ट करके, और यहाँ Al2O3 मेरा इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करके एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया Al2O3 प्लस NaOH गिव्स आउट NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। सिमिलरली ZnO के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम ये बना लेता, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ये हमने एसिड बेस के अंदर ही पढ़ा हुआ है ये वाला रिएक्शन। ओके, देन मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। तो हमारे मेटल ऑक्साइड जनरली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बट हमारे जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स, उनके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। Na2O विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म NaOH। ये रिएक्शन भी मैंने याद करवाई थी, CaO प्लस H2O आपका ये भी बनाता था CaOH। ठीक है, तो साइज छोटा करते हैं इरेजर का, तो CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे हमारे मेटल्स? तो मेटल्स प्लस वाटर जो होते हैं सेम रिएक्शन होने वाली है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे इस बार। वाटर के अंदर H2O था तो मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बना रहा था, इसमें क्या करेगा? अगेन इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ये हाइड्रोजन होगा, ये रिलीज हो जाएगी। और इस हाइड्रोजन को जो रिलीज होती है उसकी टेस्टिंग करनी भी हमें आती है कि वी विल पास दिस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लेट्स से यहाँ से निकल रही है, वी विल पास इट थ्रू सोप सॉल्यूशन। ये सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे हम, एंड यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे, एंड बबल्स के पास हम अपनी कैंडल लेके आएंगे एंड इट विल बर्न विद पॉप साउंड कन्फर्मिंग दैट द गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है।
तो मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर फर्दर रिएक्ट विद वाटर एज मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट मेटल हाइड्रोक्साइड। ये अभी अभी हमने देखा लास्ट पेज पे कि द मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज NaOH। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई, मेरा मेटल ऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व होने वाला होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। रिएक्शन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं अपने हाईली रिएक्टिव वालों की, सोडियम एंड पोटेशियम की। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एंड द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ये जो हाइड्रोजन निकल रही है ना, सोप सॉल्यूशन में पास कराने की जरूरत ही नहीं है, ये रिएक्शन के टाइम पे इसमें आग लग जाएगी और ब्लास्ट कर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इमीडिएटली कैचेस फायर। तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन H2O गिव्स आउट Na2O प्लस H2O प्लस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। और Na2O क्योंकि डिजॉल्व हो जाता है पानी में, Na2O फर्दर पानी में डिजॉल्व होकर आपका NaOH बना लेगा। तो नेट रिएक्शन हो जाएगी सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट NaOH प्लस H2 प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी। पोटेशियम का भी एग्जैक्टली सेम होगा, K प्लस H2O गिव्स आउट KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव है इनसे, तीसरे नंबर पे कैल्शियम आता था। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड कोल्ड वाटर के रिएक्ट करके बट उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। हाइड्रोजन क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन ये लेट से कैल्शियम पानी के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे ही कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज जो होनी होगी, हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ पे चिपक जाएंगे और ये हाइड्रोजन के बबल्स इस कैल्शियम के टुकड़े को ऊपर फ्लोट करवा देंगे, तो ये तैरने लग जाएगा। तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स CO प्लस H2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि ये भी डिजॉल्व हो जाती है तो ये फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम हमने देखा थोड़ा और कम रिएक्टिव होता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे बट यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि आपने हीट दे रखी होती है, मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करने वाला, एंड रिएक्शन एग्जैक्टली कैल्शियम वाली दे देगा। इट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग लाइक कैल्शियम एंड नेट रिएक्शन विल बी Mg प्लस H2O गिव्स आउट MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये जो थोड़े और कम रिएक्टिविटी वाले आगे हमारे, ये क्या करने वाले हैं, ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इनमें भी कम एनर्जी है थोड़ी, इनको और ज़्यादा एनर्जी वाला चाहिएगा, एंड दैट्स व्हाई दे विल रिएक्ट विद स्टीम। क्योंकि स्टीम में 9th क्लास में हमने पढ़ा था लिक्विड वाटर से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विद इट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी रहती है स्टीम के अंदर, तो स्टीम ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, दैट्स वाई एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक हमारा स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारे यहाँ पे। एंड जो हमारे कम रिएक्टिव मेटल है, हमारे लेड हो गया, आपका कॉपर हो गया, लेड से नीचे वाले बेसिकली, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। कॉपर आपका हीट जब होता था तो ऑक्सीजन के साथ कर लेता था, लेड भी कर लेता था, बट पानी के साथ दोनों नहीं करने वाले हैं। सिल्वर एंड गोल्ड तो कर ही नहीं रहते हमारे रिएक्ट। तो ये हो गया रिएक्शन विद वाटर। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा वायलेंटली किए, हाइड्रोजन में आग लग गई। कैल्शियम ने कोल्ड वाटर के साथ किया, बबल्स आए, बबल्स करके फ्लोट करने लग गया। मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ किया, फ्लोट करने लग गया। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ने स्टीम के साथ किया, एंड इन लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ने रिएक्ट किया ही नहीं। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद वाटर। थर्ड है मेरी रिएक्शन विद एसिड। ये हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में हमने ये टॉपिक कवर किया था, दैट एसिड प्लस मेटल गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन की टेस्टिंग भी हमें आती है कैसे करते हैं, तो ये वाला सिंपल है, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन किस केस में आता है, एक्सेप्शन हमारा आता है HNO3 के केस में, नाइट्रिक एसिड में। HNO3 जो एसिड है तुम्हारा, ये H प्लस देगा एंड NO3 माइनस देने वाला है पानी के अंदर। जो तुम्हारा NO3 माइनस है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये अपनी ऑक्सीजन उठा के ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इसको पकड़ा देता है और इसको वाटर बना देता है।
इसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चाहेगा अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को पकड़ाए, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी इसको H2O पकड़ा देगा और खुद ये NO2 बन के या फिर NO बन के या फिर N2O बन के निकल जाएगा। देखते हैं। In case of reaction with HNO3, hydrogen gas is not evolved as HNO3 is a strong oxidizing agent and oxidizes H2 to water, while itself gets reduced to either of the NOx gases. NOx gases collectively इनको बोलते हैं, N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, depending on the concentration of HNO3 taken. तो इसका हमें ये नहीं देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन पे कौन सी गैस बनने वाली है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट ये नॉक्स गैसेस बना देगा। ये आपकी हो गई एक्सेप्शन, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन आती है, बट मैग्नीशियम, जिंक एंड मैग्नीज जो मेटल हैं दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस, ये फिर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। अब केमिस्ट्री में एक बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर ये इतनी सारी एक्सेप्शंस क्यों हैं, इतनी एक्सेप्शन हमें रटनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन पता है क्यों आती हैं? एक्सेप्शन आती हैं, हम ट्राई करते हैं केमिस्ट्री में भी लॉज बनाने का। फिजिक्स में हमारी लॉ हो गई कि भाई हमारी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ये हमेशा वैलिड रहती है। तो यहाँ पे भी आप ऐसी लॉ बनाने की ट्राई कर रहे हो, बट केमिस्ट्री ने तो आपको प्रॉमिस नहीं किया ना कि भाई मैं लॉ में फॉर्मुलेट हो जाऊंगी। तो रिएक्शन विद आपने कहा कि मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन का मैं लॉ बनाना चाहता हूँ कि मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड मेटल सॉल्ट एंड वाटर, ये हाइड्रोजन गैस। बट केमिस्ट्री ने थोड़ा ना प्रॉमिस किया था कि आपको ये हो ही रहा है हर जगह। आप ट्राई कर रहे हो, आपने बहुत सारे, इतने सारे मेटल्स हैं, आपने बहुत सारे मेटल्स को रिएक्ट कराया और आपको एक जनरल पैटर्न मिल गया ये वाला, एंड ये जनरल लॉ लिख दिया आपने, बट दिस इज नॉट अ रूल। ये आपने खुद का याद करने के लिए, खुद के कन्वीनियंट बनाने के लिए किया है, बट दिस इज नॉट अ रूल। दैट्स वाई हम दूसरी कोई रिएक्शन करेंगे, HNO3 के साथ करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है ये वाली रिएक्शन फॉलो हो, बिकॉज केमिस्ट्री हैज़ नॉट प्रॉमिस्ड यू कि भाई ये लॉ, मैंने केमिस्ट्री की लॉ नहीं दी है, तुमने अपना काम ईजी करने के लिए, ताकि तुम्हें सारे मेटल के साथ अलग अलग रिएक्शन रटनी ना पड़े, तुमने बस एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, बट इट डजंट मीन कि पैटर्न हर जगह होल्ड करेगा। ओके, तो दैट्स वाई एक्सेप्शंस आती हैं उसके अंदर बहुत सारी, बिकॉज हमारा जो प्रोसेस है वही फ्लॉड है। तो दैट्स वाई अभी हमने देखा मेटल प्लस एसिड नॉर्मली मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, बट इन केस ऑफ HNO3 नहीं देगा, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड Mn, HNO3 भी हाइड्रोजन गैस दे देगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपन्स। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्शंस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमने A+B डाला, मुझे नहीं पता इससे क्या बनने वाला है, मैं अपने किताब में, अपने यहाँ पे कॉपी में कितनी देर बैठा रहूँ, A+B को कितना ही कुछ कर लूँ, मुझे नहीं पता लगेगा क्या बनेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं फिर मेजर करूँगा, देखूंगा कि ओके C+D बन गया, एंड देन आई विल राइट दिस कि ये रिएक्शन हुई है मेरी, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा कि ओके A+B से C+D क्यों बन रहा है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर, किसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, किसने क्या किया कि A+B से C+D बन गया। दिस इज हाउ केमिस्ट्री वर्क्स, और इसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा, नो ऑल्टरनेटिव। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में ही देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में याद करो, हमारा हाइड्रोजन था, उसके ऊपर हमारा आयरन था, लेड था, और उसके नीचे हमारा यहाँ पे कॉपर था। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो अगर आप कॉपर को HCl में डालोगे तो कोई रिएक्शन होगा? नहीं होने वाला। वाई? बिकॉज कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आयरन को अगर आप HCl में डाल दे रहे थे तो यहाँ पे रिएक्शन हो जा रही थी, Fe प्लस HCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे रिलीज हो रही थी, इस केस में नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉपर का। तो कॉपर एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स देन कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो अब समझ में आया वो हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए क्यों डाल रहे थे हम। They come below hydrogen in the reactivity series and are not able to replace it from the acid. Cu plus HCl gives out no reaction. Though copper reacts with HNO3. अब आप कहोगे सर फिर से ही आपने एक्सेप्शन पढ़ा दी। ये वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इवन इफ यू डोंट माइंड इट, ये बोर्ड में नहीं पूछने वाला ये वाली एक्सेप्शन को, ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो मेरा कॉपर क्या चाहता है, कॉपर मेटल है और कोई भी मेटल चाहता है कि मैं Cu+2 बन जाऊं,
ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, बेसिकली मेरा ऑक्सीडेशन हो जाए। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन ही बोलते थे। याद करो इस तरीके से, Na था मेरा, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते थे, मेरा बना लेता था Na2O। तो मेरा सोडियम Na से Na+2 चला गया, Na+1 चला गया, सॉरी। तो सोडियम, और हम इसको बोलते थे दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया मेरा। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो सिमिलरली कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। एंड अभी अभी हमने पढ़ा था HNO3 में जो NO3- है बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता, बट NO3 कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा देता है बिकॉज इट इज सच अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कॉपर रिएक्ट्स विद HNO3 टू फॉर्म CuNO3 होल ट्वाइस, एंड ये रिएक्शन हो जाती है आपकी। NO2 फिर भी रिलीज हो रहा है प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि NO3- ने आपके हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करवा के वाटर बना दिया। गोल्ड एंड सिल्वर हमने देखा कि किसी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, एसिड के साथ कर नहीं रहे हैं, बट देयर इज वन सोल्यूशन कॉल्ड एज एक्वा रीजिया विच इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर, जो कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वा रीजिया क्या होता है? 3:1 मिक्सचर होता है HCl एंड HNO3 का, और ये बबलिंग मिक्सचर होता है, इसमें बबल्स आए रहते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। तो गोल्ड जो होता है वो एक्वा रीजिया के साथ डिसॉल्व हो जाता है, इसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है। तो आपकी मम्मी होती हैं, आपकी गोल्ड की, लेट्स से उनकी गोल्ड की रिंग है, वो पुरानी हो गई है, उसके ऊपर उनको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है ये, ठीक है, और इसको मैं साफ़ कराने जाती हूँ, सुनार के पास जाएंगी साफ़ कराने। सुनार क्या करेगा? 3:1 मिक्सचर एक्वा रीजिया का बनाएगा, आपकी मम्मी की रिंग उसके अंदर डुबोएगा थोड़ी देर, और उठा के वापस आपकी मम्मी को दे देगा। ऊपर वाला जो गोल्ड होगा वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, आपकी मम्मी को लगेगा कि ऊपर वाला जो सारी परत थी निकल गई और अंदर वो गोल्ड बिल्कुल फिर से शाइनी हो गया। योर मॉम विल थिंक कि मेरा फिर से गोल्ड शाइनी हो गया। और वो सुनार क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकाल के वो एंड में उसके पास यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा, और एंड में वो अपना ये गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो एक तो आपसे साफ़ करने के भी पैसे ले लिए, और आपका गोल्ड भी, बहुत सारे लोगों का गोल्ड भी उसने अपना बचा लिया। एंड गोल्ड का अभी हमें केमिकली पता है कि ना पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, नोबल मेटल है। तो अगर आपकी मम्मी ने सीधा ब्रश लेके और साबुन लेके इसको अच्छे से घिसा होता तो ये फिर से शाइन कर जाता। तो दैट्स वाई यू कैन टेल योर मदर्स, मम्मी केमिस्ट्री पढ़ने से मैं आपके पैसे बचा सकती हूँ। ऑल यू नीड इज़ अ सोप एंड अ ब्रश, और आप अपनी अंगूठियाँ वैसे साफ करो, बिकॉज गोल्ड आपका वैसे भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज एक्वा रीजिया विच कैन इवन डिजॉल्व गोल्ड। 3:1 HCl/HNO3 का मिक्सचर है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, हो गया हमारा। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखते हैं। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया था। अभी हमने मेटल्स देखा था कि मेटल मेरे क्या करते हैं। मेटल की होती है हमारी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, Na+ बनाना चाहेगा। नॉन मेटल की होती है मेरी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में आ जाएंगे। मेटल कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन ले, मुझे घर पे फालतू हो रखे हैं ये बच्चे, तुझे पकड़, तुझे बच्चे पालने का इतना शौक है, मैं Na+ हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा बच्चों से, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की है, एंड तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुम उसमें खुश हो, तुम्हारा भी नोबल गैस हो गया, एंड ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आगे बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड ये आयनिक बॉन्ड बना लेते थे, एंड दे फॉर्म NaCl बन जाता था। ठीक है, तो हमारे मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे का रिएक्ट करेंगे बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Metals being electropositive in nature have a tendency to lose electrons and form cations. Non-metals being electronegative in nature and have a tendency to gain electrons and form anions. और cation anion इकट्ठे मिलके आपके बना लेंगे ionic compounds. Na+Cl2 gives out NaCl, Mg+O2 gives out MgO. For the mechanism and properties of ionic compounds, check the video on chemical bonding. Chemical bonding के अंदर मैंने आपको करवाई थी कि आपका लेट से यही देखते हैं, NaCl वाला देखते हैं। तो इस टाइप का डायग्राम बनाया था हमने, इसका आउटर मोस्ट में ये था, क्लोरीन का मेरे 7 थे आउटर मोस्ट में, 1 2 2 2 4 2 6 और एक 7, और फिर हम ये एक एरो मार्क से ऐसे दिखाते थे, और यहाँ पे दिखाते थे Na+, और ये डब्बे में ऐसे बंद रहता था ये, और यहाँ पे ये क्लोरीन होता था 2
2 4 2 6 1 7 और एक सोडियम वाला, और इसके ऊपर चार्ज होता था माइनस वाला, ऐसा बनाते थे हम। तो आप फिर से जाके ये देख लेना, अदरवाइज आपका जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है उसके अंदर भी दिया हुआ है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ही मैंने वहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया उस वाले टॉपिक में। तो ये चैप्टर 3 के अंदर आपको मिलेंगे, एंड वीडियोस के अंदर ये आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में मिल जाएगा सब कुछ। तो ये कवर हो गया हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो टिल देन पढ़ो इसको अच्छे से, इन चैप्टर जो भी क्वेश्चंस है उनको ट्राई करो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछो, एंड टेक केयर।